इनका एक और सिप लिया। उसका दिमाग हिल गया, उसका सिर चकरा रहा था। मैं ठीक हूँ, मायरा ने कहा। ईशान उसे देख रहा था। मायरा के चेहरे पर शर्म थी। उसने एक नॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी, पर फिर भी वो अच्छी लग रही थी। धीरे धीरे ईशान मायरा के फिगर को देखने लगा। ईशान के ऐसे घूरने की वजह से मायरा को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ पहना ही ना हो। तुम्हें ड्राइवर रात को लेने आ जाएगा, इतना कहकर ईशान बाहर चला गया। मायरा ने अंजलि का ब्रीफ केस उठाया और उसे अपने ब्रीफ केस के पास रख लिया। मायरा वापस अपने ऑफिस गई। उसने देखा कि वहां उसकी बहन अनिका उसका इंतजार कर रही है। मायरा, अनिका ने मायरा के लिए अपना प्यार जताते हुए कहा। अनिका तुम यहाँ? मायरा ने अजीब तरीके से कहा। अनिका मायरा से इतने प्यार से बात कर रही है। मायरा को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जरूर अनिका का कोई प्लान होगा। अनिका ने एक लंच बॉक्स निकाला। मॉम ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। वो जानती हैं कि तुम कितनी मेहनत करती हो। अब थैंक यू, ये तुम रख लो। मैंने एक्चुअली लंच कर लिया है। मायरा ने वो सूप नहीं लिया। जब आदित्य सिंह जेल में मायरा को टॉर्चर कर रहा था, तब उसकी स्टेप मॉम ने पुलिस को उसे मारने के लिए कहा था। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि दामिनी ने उसके लिए सूप बनाया हो? मायरा, अनिका ने मायरा का हाथ पकड़ा। मैं जानती हूँ तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट मिला है। क्या तुम्हें इसके लिए अच्छी पेमेंट मिल रही है? देखो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे सबसे करीब। तुम मिस्टर कपूर की मैरिज प्लान कर रही हो ना, और मुझे लगता है कि मैं सबसे सूटेबल कैंडिडेट हूँ। एक और लड़की मिस्टर कपूर से शादी करने के लिए आ गई थी। मायरा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अनिका, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये फैसला मैं नहीं करूंगी, मायरा ने कहा। मिस्टर कपूर ही फैसला करेंगे कि उन्हें किससे शादी करनी है। मैं तो बस एक क्लर्क हूँ। मायरा, क्या तुम जानती हो अगर हम तुम्हें अडॉप्ट नहीं करते तो तुम अभी कहाँ होती? अनिका की आवाज फिर अचानक से बदल गई। शायद तुम किसी अनाथालय में भूख से मर रही होती, या फिर किसी बेघर की तरह गलियों में मारी जाती, या तुम गंदे लोगों को कोई स्पेशल सर्विस दे रही होती। देखो अनिका, मैं सिर्फ तुम्हारा नाम नोट करके मिस्टर कपूर को बता सकती हूँ। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। सॉरी, मायरा ने कहा। भले ही मायरा ने जोशी फैमिली में नौकरों की तरह जिंदगी बिताई हो, लेकिन फिर भी उसे पाल कर बड़ा करने के लिए वो जोशी फैमिली की एहसानमंद थी। क्या तुमने मेरा नाम लिख लिया? अनिका ने कहा। तुम दूसरे ग्रुप में हो और तुम्हारी मीटिंग का टाइम तुम्हें बता दिया जाएगा। इतना कहकर मायरा ऊपर चली गई। मायरा अपने ऑफिस में गई। इससे पहले कि वो पानी का एक सिप भी लेती, अंजलि की आवाज आई। मायरा, अंदर आओ। अंजलि अपने ऑफिस के दरवाजे पर ऐसे खड़ी थी जैसे वो मायरा की दुश्मन हो। मायरा ने अपना ब्रीफ केस नीचे रखा और अंजलि के ऑफिस में चली गई। मिस्टी भी वहां थी। उसने मायरा को देखते हुए कहा, मायरा, तुम्हें क्या हो गया है? मिस्टी, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इस बात का फैसला कर सकूं कि मिस्टर कपूर की वाइफ कौन होगी, मायरा ने कहा। मायरा ने पहले ये जॉब इसलिए ली थी क्योंकि वो फेमस होना चाहती थी और कंपनी की इम्पोर्टेंट मेंबर बनना चाहती थी। अब वो जानती थी कि हर लड़की जो उसके आसपास है, वो उसकी हेल्प से मिसेस कपूर बनना चाहती थी। किसी को कुछ भी बुरा लगता तो वो मायरा को ही दोष देती। मिस्टी हमेशा से ही अपने कॉलीग्स को अंजलि के सपोर्ट से परेशान करती थी। उसने मायरा को ही नजरों से देखते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो। क्या? मायरा को कुछ समझ नहीं आया। मुझे चेक करना है कि तुमने और मिस्टर कपूर ने कुछ किया तो नहीं है, मिस्टी ने नाराजगी से कहा। क्या बकवास कर रही हो तुम? मायरा ने गुस्से में कहा। हमने बस साथ में लंच किया है, लेकिन तुम्हारी नजरों में मैं एक ऐसी औरत बन गई हूँ ना जिसने अपने आप को बेच दिया। कौन जानता है ये? मिस्टी ने भड़काना जारी रखा। अगर तुम हमें नहीं दिखाओगी तो इसका मतलब तुम गिल्टी हो। पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? मायरा ने नाराजगी से कहा। मैं गलत नहीं हूँ और मुझे किसी को भी ये साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मिस्टी को लगा कि सिर्फ बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो वो मायरा के कपड़े फाड़ने लगी। मायरा ने उसे धक्का दिया और मिस्टी जमीन पर गिर गई। मुझे टच मत करना, ऑलराइट? इतना कहकर मायरा बाहर चली गई। मिस्टी ने कॉफी टेबल से गर्म पानी का ग्लास उठाया और मायरा के ऊपर फेंक दिया। मायरा की स्किन जलने लगी। किस्मत से अभी भी मौसम में ठंडक थी। मायरा ने एक सूट पहना हुआ था, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंची। मायरा ने पीछे मुड़कर देखा, ग्लास टूट चुका था। मिस्टी ने उसकी तरफ हंसते हुए देखा। अब तो तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, तुम इन्हें चेंज नहीं करोगी? हाँ। मायरा ने मिस्टी की तरफ गुस्से में देखा और बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर चली गई। शाम को मायरा के कपड़े अभी भी गीले थे। ड्राइवर मायरा को ईशान के विला ले गया। मायरा की पीठ तब भी जल रही थी। मायरा को पता था कि आज की रात उसे ईशान के साथ एक नॉर्मल कपल की तरह बितानी थी, इसलिए वो थोड़ा नर्वस थी।
वो जानती थी कि ये जरूरी है। मायरा ने शावर लिया और मिरर में देखा। उसकी पीठ की स्किन अभी भी लाल थी। उसने सोचा था कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी स्किन जल गई थी। वो दर्द से कराहने लगी। तभी ईशान के कदमों की आवाज आई। वो बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा था। जब ईशान ने मायरा को देखा तब मायरा की धड़कन थम सी गई। ईशान, जो हमेशा फैसले लेने में और उन पर काम करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता था, उसने मायरा से कहा, अब ये मत कहना कि तुम तैयार नहीं हो। मैं तैयार हूँ, मायरा ने कहा। बिना कुछ कहे ईशान बाथरूम में चला गया। समुद्र के किनारे बहुत से पक्षी माइग्रेट होकर वहां रहने आते थे। बहुत से लोगों ने समुद्र के पास उन पक्षियों को देखने के लिए टेलीस्कोप लगा रखे थे। मायरा खिड़की के पास खड़ी नीले समुद्र को देख रही थी। फिर मायरा की नजर अपनी ब्रीफकेस पर पड़ी। मायरा यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आई थी। ईशान ने उसे आज अपने घर इनवाइट किया था, इसलिए उसने कंपनी में ओवरटाइम नहीं किया। वो खिड़की के पास सोफे पर बैठ गई और कैंडिडेट्स का सेकंड ग्रुप बनाने लगी। मिसेस कपूर, आप बिजी हैं? मायरा को पता नहीं चला कब से ईशान बाथरूम से बाहर आकर उसके पीछे खड़ा था। मायरा ने अपने डॉक्यूमेंट्स साइड में रख दिए। भले ही वो बिजी हो, पर वो थी तो एक क्लर्क ही। वो ईशान की तरह किसी कंपनी के ग्रुप की सीईओ नहीं थी जो पूरे फाइनेंशियल सर्कल को अपने इशारों पर हिला सकता था। जब वो मायरा के लिए वक्त निकाल सकता है तो मायरा कैसे मना कर सकती है? मायरा ने अपने डॉक्यूमेंट साइड में रखे और ईशान के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी ऑफिस की यूनिफॉर्म निकाल दी थी और ईशान की लूज शर्ट पहन रखी थी। क्योंकि ईशान के घर में लड़कियों के कपड़े नहीं थे, इसलिए मायरा ने ईशान की वाइट शर्ट पहन ली। उसके लंबे बाल उसके कंधों को कवर करते हुए उसकी कमर तक जा रहे थे। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मायरा के बाल अभी भी सूखे नहीं थे, जिससे उसकी शर्ट पीछे से गीली हो गई। ईशान की शर्ट मायरा के घुटनों तक आ रही थी। वो ईशान से बहुत छोटी थी। खड़े होने पर भी वो ईशान के गले तक ही पहुंच पा रही थी। ईशान एक भूखे जानवर की तरह मायरा की बॉडी को घूर रहा था। उसकी नजरों से मायरा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उसने धीरे से कहा, यहाँ लड़कियों के लिए कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने आपकी। वो अपनी बात कह पाती उससे पहले ईशान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। एक जेंटल और हैंडसम आदमी भी अकेले होने पर पागलपन कर सकता है, जैसा इस वक्त ईशान के साथ हो रहा था। तुम्हें मेरी शर्ट में देखकर मुझे अच्छा लगा, ईशान ने उसके कान के पास जाकर कहा। ईशान में अभी कोई गुस्सा या रौब दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि हमेशा उसके चेहरे पर होता था। इस समय वो एक आम लड़का था जिसके दिल में खूबसूरत लड़कियों के लिए फीलिंग्स थी। मायरा को ईशान की सांसें अपनी बॉडी पर महसूस हो रही थी। वो ईशान की बाहों में कांप रही थी। ईशान की शर्ट में मायरा बहुत छोटी लग रही थी। जो लड़के स्ट्रांग होते हैं उन्हें हमेशा ये छोटी क्यूट लड़कियों से प्यार होता है। आज की रात वो दोनों अपने पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। मायरा ईशान की बॉडी से अलग ही महक महसूस कर रही थी। उसने अपना सिर उठाकर ईशान की तरफ देखा। मायरा अभी भी बहुत घबरा रही थी। तुम अभी भी अपनी ड्यूटी नहीं करने के लिए बहाने बनाओगी? अचानक से ईशान ने कहा। मायरा हैरान रह गई। क्या उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे? ईशान को कैसे पता चला? वो नहीं जानती थी कि ईशान उसके लिए इतना सेंसिटिव था। जब वो रूम में आया था तब उसने मायरा की बॉडी से एक अजीब सी खुशबू महसूस की। मैंने नहीं, मायरा ने मना करते हुए कहा। उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट था, इसका मतलब ये था कि उन्हें अपना फर्ज निभाना है। मायरा ईशान से इतना अट्रैक्ट नहीं होती। मैं जल गई थी। ईशान की निगाहें मायरा पर ही थी और उसने अपने एक हाथ से पीछे से मायरा के कपड़े फाड़ दिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ईशान एक जेंटलमैन है। वो गलत थे। देखो वो अब क्या कर रहा था। वो एक जानवर है, मायरा सोचने लगी। वो अभी भी ईशान की बाहों में थी। उसने अपने हाथों से अपने सीने को कवर कर लिया। ईशान ने चिढ़ते हुए कहा, तुम अपनी ही पीठ कैसे जला सकती हो? मायरा चुप थी। ये पहली बार नहीं था जब वो अपने ऑफिस में किसी साजिश का शिकार हुई हो। अंजलि उसकी बॉस थी जो कंपनी के हर फैसले लेती थी। अंजलि की सपोर्ट से ही मिस्टी मायरा को इतना परेशान करती थी। ईशान ने अपने हाथ से मायरा का चेहरा ऊपर किया। मिसेस कपूर, क्या तुम नहीं जानती कि एक सीईओ की वाइफ होने का राइट कैसे यूज करना है? ईशान ने कहा। ईशान की वाइफ होने के बावजूद मायरा के कॉलीग्स और उसकी बॉस उसे परेशान कर रहे थे। मायरा की आंखें भर आईं।
जब से वो मिले हैं तब से ईशान उसे प्यार के अलावा सब कुछ दे रहा है। ईशान ने उसे मिसेस कपूर का टाइटल दिया, अपनी पावर दी, लेकिन मायरा सच जानती थी ईशान ने ही उसे ये टाइटल दिया है और वो कभी भी इसे वापस भी ले सकता है। मायरा जानती थी अगर कोई चीज उसने खुद की मेहनत से हासिल की हो तो असल में उस चीज पर मायरा का हक है। मायरा के भी उसूल थे। वो बस यही चाहती थी कि उसका हर एक सपना उसकी अपनी मेहनत से धीरे धीरे पूरा हो जाए। मिस्टर कपूर, थैंक यू, मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने ईशान को खुद का सपोर्ट करने के लिए थैंक्स तो कहा था, लेकिन उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना था। ईशान ने उसे छोड़ दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास तब आओ जब तुम्हारी बॉडी पर कोई घाव ना हो। उसकी आवाज में नाराजगी थी, जैसे ये कोई वार्निंग हो। मुंबई शहर की सुबह की चाय बहुत फेमस थी। बन मस्का, वड़ा पाव, भजिया और चाय, यहाँ की हर चीज स्पेशल है। ये एक 100 साल पुरानी दुकान है जिसने मुंबई शहर को बदलते हुए देखा है। ये बहुत पॉपुलर थी। हर्ष पीयू को, जो अभी अभी उठी थी, नाश्ते के लिए उस दुकान पर लेकर गया। हर्ष ने पीयू की तरफ देखा। वो अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रही थी। पीयू, क्या मैं तुम्हें खिलाऊं? पीयू ने अपना मुंह खोला और हर्ष ने उसे भजिया का एक पीस खिलाया। पीयू ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू भैया। तुम्हारे जैसे बच्चे सोते हुए भी खा सकते हैं। हर्ष ने आह भरी और पीयू को फिर से खिलाने लगा। क्योंकि अभी स्कूल और ऑफिस के लिए टाइम था, इसलिए बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट में सुबह की चाय पीने के लिए आ रहे थे। दोनों बच्चे खिड़की के पास बैठे थे। वेट्रेस दीपा उनके लिए नाश्ता लेकर आई थी। उसने दोनों बच्चों को नाश्ता करते हुए देखा और प्यार से उनके लिए चाय बनाई। बच्चों, चाय अभी गर्म है, इसे पीते हुए तुम्हें ध्यान रखना होगा, हाँ? और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। थैंक यू दीपा दीदी, हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपा हर्ष की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी वहां एक गंजा, अधेड़ उम्र का आदमी आया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी आदित्य सिंह के सिर पर निशान रह गया था। उसे एक औरत से मार खाने की वजह से हमेशा शर्म महसूस होती थी, इसलिए वो मायरा से बदला लेना चाहता था। उस वक्त रेस्टोरेंट में सिर्फ बीच की टेबल खाली थी। दीपा ने उसे वहां बैठने को कहा, लेकिन आदित्य खिड़की के पास बैठना चाहता था। उसने हर्ष और पीहू को देखा और गुस्से में कहा, तुम दोनों उठो यहाँ से, यहाँ मैं बैठूंगा। बच्चों के यूं इग्नोर करने पर आदित्य चिढ़ गया। तुम लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? उठो और उस टेबल पर जाकर बैठो। ये देखते ही दीपा तुरंत वहां आई और बच्चों का साइड लेते हुए कहा, सर ये दोनों यहाँ पहले ही आए थे, आप इन्हें ऐसे उठने को नहीं। दीपा अपनी बात पूरी करती उससे पहले आदित्य ने उसे अजीब तरीके से घूरना शुरू किया। दीपा ने कुछ महीने पहले यहाँ काम करना शुरू किया था। वो काफी भोली भाली सी नजर आती थी। दीपा ने तुरंत एक कदम पीछे ले लिया। उसे फील हुआ कि आदित्य उसे गलत नजर से देख रहा था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य ने दीपा के चेस्ट पर लगे वर्क कार्ड को टच करने के लिए हाथ बढ़ाया। तब तक हर्ष ने अपना कप उठाया और अंदर भरा गर्म दूध आदित्य के हाथ पर फेंक दिया। दर्द के मारे आदित्य की चीख निकल गई और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। सॉरी अंकल, वो मेरे हाथ से कप फिसल गया। हर्ष ने दीपा को बचाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। आदित्य बहुत ज्यादा चिढ़ गया। इन बच्चों की आज खैर नहीं। ओह गॉड, तुम अपनी बहन के साथ यहाँ से चले जाओ प्लीज। दीपा ने आदित्य को गुस्से में देखकर तुरंत हर्ष से ये बात कही। दोनों भाई बहन होटल से बाहर निकल गए। पीहू अचानक से बोल पड़ी, भैया जरूर वो आदमी देखना दीपा दीदी को और परेशान करेगा, हमें उसे सबक सिखाकर रहना चाहिए। मेरे पास ना एक आइडिया है। पीहू के दोस्त आयुष के पापा डॉक्टर थे। दोनों बच्चे आयुष के घर गए और पेट खराब करने वाली दवाई लेने के बाद वापस रेस्टोरेंट में आ गए। तभी उन्होंने देखा कि आदित्य दीपा को एक प्राइवेट कमरे में लेकर जा रहा था। दीपा रोती बिलखती हुई अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वहीं आदित्य बोल रहा था, अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल लड़की के लिए एक गिफ्ट है। ये देखकर हर्ष को बहुत तेज गुस्सा आ गया। ठीक उसी वक्त एक दूसरा वेटर खाना लेकर आदित्य के कमरे में जाने वाला था। पीहू तुरंत आगे बढ़ी और बीमार होने का नाटक करने लगी। वेटर भैया, आपने मेरे मम्मी पापा को देखा है क्या? हमने सुबह साथ में नाश्ता किया था और अब वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मौके का फायदा उठाते हुए हर्ष ने बड़ी चालाकी से पेट खराब करने वाली दवाई आदित्य की चाय में मिला दी। पीयू, चलो ऊपर वाले फ्लोर से देखते हैं। हर्ष ने पीयू का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। मायरा ने कल रात ईशान की विला पर गुजारी थी। पहली बार उसे इतनी आलीशान जगह पर रहने का मौका मिला था, पर फिर भी उसे ठीक से नींद नहीं आई। उसे नींद आती भी कैसे?
माँ होने के नाते मायरा अपने दोनों बच्चों को बहुत मिस कर रही थी। जब मायरा वहां से निकल रही थी तब ईशान ने उसके हाथ में कुछ पकड़ाया। जब मायरा ने देखा तो वो ईशान के बंगले की चाबी थी। मायरा हैरान हो गई। क्या ईशान उसे अपने घर आने जाने की छूट दे रहा है? मायरा रास्ते में थी कि उसे बच्चों के स्कूल से कॉल आया। मिस मायरा, आज हर्ष और पीयू दोनों स्कूल नहीं आए, उनकी तबीयत तो ठीक है? अच्छा, ऐसा है क्या? रुकिए, मैं कॉल करके पूछती हूँ। मायरा ने तुरंत हर्ष के फोन पर कॉल लगाया। हर्ष, तुम और पीयू कहाँ हो? तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं गए? मायरा ने बेचैनी से पूछा। हर्ष ने धीमी सी आवाज में कहा, मम्मी, हम दोनों रेस्टोरेंट आए हुए हैं। यहाँ हमें एक गंजा आदमी मिला जो बहुत बुरा है। दीपा नाम की दीदी ने हमारी मदद की, पर अब वो आदमी उन्हें अपने कमरे में लेकर चला गया है। हमें डर है कहीं वो उन्हें हमारी वजह से परेशान ना करे। गंजा आदमी? ये सुनते ही मायरा के दिमाग में सबसे पहले आदित्य का चेहरा आया। उस आदमी की इतनी हिम्मत कि न सिर्फ उसने मायरा को जेल भिजवाया बल्कि अब उसके बच्चों को भी परेशान कर रहा था। चाय पीने के कुछ ही देर बाद आदित्य के पेट में दर्द शुरू हो गया और वो सीधे बाथरूम की ओर भागा। वो इस बात के लिए होटल वालों पर केस करना चाहता था, पर फिर उसे याद आया कि अगर दीपा ने उसके ऊपर जबरदस्ती करने का ब्लेम लगा दिया तो उसे दोबारा जेल का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। इसी डर से आदित्य वहां से भाग खड़ा हुआ। मायरा रेस्टोरेंट पहुंची, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई। मायरा अच्छे से जानती थी कि आदित्य जैसा घमंडी इंसान इस बात को यूं आसानी से जाने नहीं देगा। बच्चों को ड्रॉप करने के बाद मायरा अपनी कंपनी चली गई। काम खत्म करने के बाद वो निकल ही रही थी कि उसने सामने से आदित्य को आते हुए देखा। मायरा ने साइड से निकलना चाहा पर आदित्य बीच में आकर खड़ा हो गया। मेरे रास्ते से हट जाओ, मिस्टर कपूर के साथ मेरी मीटिंग है। जिस पर आदित्य ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम ईशान कपूर का नाम लेकर मुझसे बचना चाह रही हो? सही है। एक बात याद रखना, पर जिस दिन मौका मिला ना, मैं तुझे तेरी गलती पर अफसोस करवा के रहूंगा। ये सुनते ही मायरा उसे घूरने लगी। तभी अंजलि अपने ऑफिस से बाहर आई। आदित्य को देखते ही वो खुशी से बोल पड़ी, मिस्टर आदित्य, इतने दिनों बाद हमारा मिलना हो रहा है। आपके लिए गुड न्यूज है, हमारी वेबसाइट पे काफी सारी न्यू यंग लेडीज ने रजिस्ट्रेशन किया है। आदित्य ने अजीब तरीके से कहा, मैनेजर अंजलि, आपको मायरा को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब ये आपकी भी इज्जत नहीं करेगी। आपने बिल्कुल सही कहा। अंजलि के अंदर भी मायरा के लिए गुस्सा भरा हुआ था। मायरा, अब से आदित्य जी के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पर मैम, मैं तो मिस्टर कपूर की शादी हैंडल कर रही हूँ ना, इसलिए आप प्लीज किसी और को ये काम दे दीजिए। मायरा ने साफ इनकार कर दिया। अंजलि इतनी आसानी से हार मानने वाली कहाँ थी। शिप्रा, अब से तुम मिस्टर कपूर की शादी के सारे अरेंजमेंट्स हैंडल करोगी, और मायरा, तुम्हें मिस्टर आदित्य के लिए लड़की ढूंढनी है। मायरा कुछ कहती इससे पहले अंजलि ने उसे वार्निंग दे दी। मिस्टर आदित्य, अगर मायरा ने आपको कुछ भी कहा या आपकी कोई भी बात नहीं मानी तो आप सीधा मुझे बताइएगा प्लीज, फिर मैं इस लड़की को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। मायरा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। एक तो उसे इतनी मुश्किल से ईशान की शादी प्लान करने का मौका मिला था और वो भी अंजलि ने आज उससे छीन लिया, और ऊपर से आदित्य जैसा क्लाइंट उसे पकड़ा दिया। मुझे ये मंजूर नहीं है। मायरा अपनी बात पर अड़ी रही। अंजलि हंसते हुए बोली, ऑलराइट, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। पर मायरा ये जॉब छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसे अपने दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश करनी थी।